नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार झारखंड की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, झारखंड के क्लास में दोस्तों मैंने मध्यकालीन भारत का इतिहास में एक वीडियो आप लोग को जो उपलब्ध कराया है, उसी कड़ी में आज उसकी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को आरंभिक मध्यकाल और दिल्ली सल्तनत पे चर्चाएं करी थी दोस्तों। आज उसका दूसरा वीडियो है। देखिए, टॉपिक का नाम लिखा है झारखंड का मध्यकालीन इतिहास मुगल काल। मुगल काल में झारखंड में कौन कौन सी गतिविधियां घटी, मुगलों का कितना प्रभाव था झारखंड में, आज उस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो मुगल काल 1526 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक था दोस्तों। पहला मुगल शासक जो था वो बाबर था और अंतिम मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह जफर था दोस्तों। उसी को हमने देखे 3-4 बिंदुओं पर बांटा है। मुगल काल को मैंने 3 चरणों में बांटा है दोस्तों। प्रथम चरण 1526 से 1540, इसको कहते हैं बाबर हुमायूं का काल। दूसरा चरण दोस्तों देखिए यहाँ है 1556 से 1707 और तीसरा चरण है यह है अकबर से औरंगजेब तक का काल। और तृतीय चरण है बहादुर शाह जफर का काल। इसको कहते हैं मुगल काल का विघटन। और ये बीच में जो मैं लिखा हूँ दोस्तों वो सूर्यवंश है। सूर्यवंश 1540 से 1556, मतलब मुगल काल के बीच में एक अफगानी वंश की भी स्थापना हुई थी जिसका नाम था सूर्यवंश, जिसकी स्थापना शेरशाह सूरी ने कराई थी। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसको 3 पार्टों में बांटा हूँ, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर मुगल काल में मुगलों का झारखंड में कितना प्रभाव पड़ा, कैसे कनेक्टेड है। तो पहली बात हम करें दोस्तों, पहली बात प्रथम चरण का 1526 से 1540। देखिए, इससे पहले की स्थिति क्या है दोस्तों, तो इससे पहले जो था दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो शासक था दोस्तों उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया, युद्ध भूमि में उसे मार गिराया और मुगल वंश की स्थापना की। तो ये जो बाबर बना मुगल वंश का जो संस्थापक, जो मुगल वंश के नींव डाला, उससे कोई फैक्ट बनते हैं क्या, या उसका जो पुत्र था हुमायूं, उससे रिलेटेड कोई कैसे कनेक्टेड है हमारा झारखंड। तो देखिए, मैंने सबसे पहला फैक्ट लिखा है कि इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त, मतलब बाबर और हुमायूं का ज़्यादा प्रभाव झारखंड में नहीं था। यदा कदा ही कुछ प्रमाण मिले हैं दोस्तों, है ना, ध्यान में। तो जब इनका प्रभाव ही नहीं था मुगलों का झारखंड में इस समय, मतलब 1526 से 1540 तक कोई प्रभाव ही नहीं था, तो तात्कालिक समय में जो हमारे क्षेत्रीय राजवंश रहेंगे निश्चित रूप से निर्बाध रूप से शासन करेंगे, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तब बात आता है कि कौन से क्षेत्रीय राजवंश थे इस समय हमारे झारखंड राज्य में। तो इसमें क्षेत्रीय राजवंश 2 की चर्चाएँ आती है बहुत व्यवस्थित रूप से, एक नागवंश और दूसरा चेरवंश दोस्तों। तो इन जो बाबर और हुमायूं है, इसके समकालीन जो सबसे शक्तिशाली हमारा जो बड़ा क्षेत्र था नागवंशियों का था और यही शक्तिशाली थे। लेकिन एक और पलामू में एक और वंश था चेरोवंश। तो इस नागवंश के राजाओं का नाम पूछ सकता है कि बताइए बाबर हुमायूं के काल में कौन नागवंशी शासक थे। तो राजा बैदो शाह और राजा मधुकर शाह को याद रखेंगे दोस्तों, ये समकालीन शासक थे, है ना, ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है कि क्या एकदम निश्चित रूप से शून्य प्रभाव था मुगलों का। तो देखिए कुछ चर्चाएं। सबसे पहली बात तो अफगानी मुगल का संघर्ष स्थल झारखंड रहा दोस्तों। अफगानी मतलब क्या, तो इससे पहले वाला जो, मतलब बाबर का जो पहले वाला काल था वो लोदी वंश का था और लोदी अफगानी थे। मतलब अफगानियों को सत्ता से पदच्युत करके मुगलों ने सत्ता पाई है। तो निश्चित रूप से जितने समय तक मुगल काल चलता है दोस्तों, चाहे आप बाबर से कहें या जो शक्तिशाली अंतिम शासक था औरंगजेब, तब तक है ना अफगानी और मुगलों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होता रहेगा, है ना। और एक अफगानी तो मुगलों को सत्ता से पदच्युत करके सत्ता पा भी लेता है, जिसका नाम है शेरशाह सूरी, ये भी अफगानी वंशी है। तो कहने का मतलब अफगानी और मुगलों का संघर्ष स्थली झारखंड बना रहा दोस्तों 1530 से 1540 तक। जब तक ये दोनों बाप बेटे भारत में शासन करते रहे तब तक है ना, खास करके हुमायूं के शासनकाल में लगभग हर जगह देखा जाए तो संघर्ष अफगानियों से होता रहा। लेकिन इसके जो स्पष्ट जो प्रमाण मिले हैं दोस्तों,
हुमायूं और अफगानियों से संघर्ष के जो स्पष्ट प्रमाण मिले हैं वो है भुरकुंडा में दोस्तों, है ना। भुरकुंडा पहले हजारीबाग में था, हजारीबाग से जब कट गया तो ये रामगढ़ जिला में है। तो भुरकुंडा में तक पहुंच गया था। कौन भुरकुंडा तक पहुंच गया था दोस्तों अफगानियों से संघर्ष करते करते? तो हुमायूं। तो यही एक प्रमाण मिले हैं किताबों में, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो ये प्रथम चरण में 2-4 ही बातें हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद करने में ज़्यादा असुविधा नहीं होगा, है ना। तो अब आता है बाबर का पुत्र हुमायूं रहा। बाबर का काल था 1526 से 1530 और 30 से 40 था हुमायूं का काल। हुमायूं को 2 युद्धों में सत्ता से बेदखल करता है। एक था चौसा का युद्ध 1539 और दूसरा था 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। तो उसी में सत्ता पाता है शेर शाह सूरी और सूरवंश मतलब अफगानी वंश की, दूसरा अफगानी वंश का भारत में स्थापना करता है। तो अब हम शेर शाह सूरी के बारे में बात करें। शेर शाह सूरी कैसे, इससे क्या क्या फैक्ट हैं हमारे झारखंड से कनेक्टेड। तो शेर शाह सूरी तो याद रखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में कि ये सूरवंश का संस्थापक भी है, शक्तिशाली राजा है ना। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, मैं लिखा हूँ कि शेर शाह का सेनापति खवास खां व दरिया खां ने चेरो राजा कहाँ थे? तब पलामू में, है ना। महावत खां को परास्त किया। ध्यान में रखिएगा शेर शाह सूरी का 2 सेनापतियों का नाम लिखा हूँ, खवास खां और दरिया खां। देखिए मैक्सिमम है ना खवास खां ही रहता है, लेकिन एक और जानकारी मैं दे रहा हूँ, दरिया खां, ये दोनों सेनापति थे। दोनों ने मिलकर महावत खां, ये महावत खां कौन है? तो पलामू का चेरो शासक है जिसको परास्त करता है दोस्तों। और एक और प्रमाण आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये श्याम सुंदर हाथी शेर शाह सूरी के जो सेनापति थे वो महावत खां से क्या प्राप्त करते हैं? श्याम सुंदर हाथी। ये सफ़ेद हाथी था दोस्तों, है ना। बड़ा ही यूनिक है बात, इंफॉर्मेशन, इसलिए कभी ऐसे ही प्रश्न पूछ देता है। तो श्याम सुंदर क्या था इस समय चर्चित? तो हाथी था जिसको कौन जीत कर ले गया दोस्तों? तो खवास खां और दरिया खां ये कौन थे? तो शेर शाह सूरी के दोनों सेनापति थे। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखेंगे दोस्तों। और क्या ध्यान में रखेंगे? तो देखिए शेर शाह सूरी का पुत्र था दोस्तों जलाल खां, है ना। शेर शाह सूरी का पुत्र कौन? जलाल खां। जलाल खां जब बंगाल का अभियान कर रहा था दोस्तों, तो इसने तेलियागढ़ को, है ना, तेलियागढ़ को पूरी तरह से नाकाबंदी कर दिया था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, किसको नाकाबंदी किया? तेलियागढ़। तेलियागढ़ कहाँ है दोस्तों? तो राजमहल में। ये बात याद रखेंगे। और अगला फैक्ट शेर शाह सूरी से क्या हम जाने? तो शेर शाह सूरी से झारखंड से देखिए एक और है, शाही सिक्कों को चलाने का अगर श्रेय किसी को जाता है दोस्तों भारत में, मुस्लिम साम्राज्य में मध्यकाल में, तो वो है शेर शाह सूरी ही दोस्तों। शेर शाह सूरी ऐसे बहुत सारे कामों के लिए जाना गया है जिसको हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ आप जान जाएं कि शेर शाह सूरी ने झारखंड में शाही सिक्के किसने चलाया? तो शेर शाह सूरी ने। और साथ ही साथ मुगलों से अक्सर संघर्ष के लिए जाना गया है शेर शाह सूरी। तो जो झारखंड वाला क्षेत्र है दोस्तों, उसमें मुगलों के मार्ग को अगर किसी ने प्रशस्त किया तो उसका नाम है शेर शाह सूरी दोस्तों। तो ये है शेर शाह सूरी से कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसे आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, है ना। और यही शेर शाह सूरी का अंतिम जो शासक, ऐसे सूरवंश में 5-6 शासक हुए। शेर शाह सूरी तो 1540 से 1545 तक ही रहता है, उसके बाद उसका निधन हो जाता है। तो 4-5 शासक और बने हैं। उन लोगों को परास्त करके हुमायूं है से पुनः कुछ समय के लिए सत्ता पाता है दोस्तों, लेकिन कुछ ही समय तक रहता है, फिर सीढ़ियों से लुढ़क कर उसका निधन हो जाता है। तब उसका पुत्र अकबर का राज्याभिषेक 1556 में होता है दोस्तों। यहाँ से एक व्यवस्थित मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और ये निरंतर 1658 ईस्वी तक चलेगा। और सबसे जो मजबूत शक्तिशाली शासक था उसका नाम था, बोले तो अकबर से लेकर औरंगजेब, मतलब अंतिम शासक औरंगजेब तक अब हम पढ़ेंगे। तो अकबर के काल में क्या क्या हुआ, हमारे झारखंड में कौन कौन सी गतिविधियां हुई, क्या क्या घटनाएं घटी। उसका पुत्र का नाम जहांगीर, उसके काल में क्या हुआ, शाहजहां के काल में क्या हुआ, औरंगजेब के काल में क्या हुआ, ये सब सारे इससे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, है ना। तो इन्हीं सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले अकबर के काल में।
ध्यान में रखेंगे। दूसरा चरण हम लोग ले रहे हैं, मुगल काल का कैवा चरण, तो दूसरा 1556 से 1707, शक्तिशाली शासकों में अकबर से लेकर औरंगजेब तक। अभी और तीसरा चरण भी है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो पहले अकबर की बात करें दोस्तों, तो अकबर के शासनकाल में दो बातें, अफगानों का दमन और क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन। सीधा सा अभी अभी मैं बता रहा था कि मुगलों का अफगानियों से अक्सर संघर्ष होते रहा है ना। जब तक सत्ता रहेगा मुगलों का तब तक अफगानियों से संघर्ष होता रहेगा। और ये अफगानियों का जो निवास स्थान था दोस्तों, बंगाल था, बिहार था, मतलब यही तो झारखंड भी, सीधा सा लो जी, झारखंड भी इसी सब क्षेत्र का पार्ट था। तो ये शरण स्थली थी अफगानियों की, है ना। बंगाल, बिहार, कुछ पंजाब क्षेत्र में, इन्हीं क्षेत्रों में अफगानी रहते थे। तो निश्चित रूप से अफगानियों से सदैव है सो संघर्ष होता रहेगा। तो अफगानियों से संघर्ष हुआ, किसका संघर्ष हुआ? और अकबर का हुआ। और किसके लिए जाना गया है? तो क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन के लिए। देखिए क्षेत्रीय, सबसे पहली बात जान जाएं कि अकबर की एक किताब है दोस्तों जिसका नाम है अकबरनामा। इसमें झारखंड को है दोस्तों झारखंड ही कहा गया है। और एक और किताब है इसी ऐसे अकबरनामा के ही 3 पार्ट है ना। एक अकबरनामा ही है, एक आईने अकबरी है और एक रुकत कहते हैं ना। तो उसका दूसरा जो पार्ट है जिसको अकबरनामा की आत्मकथा कहते हैं, आईने अकबरी, जिसमें झारखंड का नाम खोखरा या खंखरा कहा गया है दोस्तों। ध्यान में रखें, खोखरा या खंखरा कहा गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अफगानियों से तो संघर्ष होता रहेगा, चूँकि अब अफगानी कोई सत्ता में आएंगे नहीं, इसलिए ये दमन करते रहेगा। ऐसे भी अकबर ने युद्ध और दमन की ही नीति अपनाई थी, है ना। दमन, युद्ध और दमन की। तो अब हमारे क्षेत्रीय राजवंशों पर कैसे शासन करेगा, क्या क्या प्रमाण मिला है दोस्तों? तो देखिए क्षेत्रीय राजवंशों में दोस्तों अकबर ने शहबाज खां के द्वारा नागवंशी शासक मधुकर शाह को परास्त किया दोस्तों। किस शासक को परास्त किया? किसके द्वारा? तो शहबाज खां के द्वारा नागवंशी शासक मधुकरण शाह को परास्त किया दोस्तों, और उसको मालगुजारी देने के लिए बाध्य करवाया। ध्यान में रखेंगे, मालगुजारी देने के लिए किसको बाध्य कराया? तो नागवंशी शासक मधुकरण शाह को दोस्तों, है ना। और मधुकरण शाह है सो यही आगे चलकर जब अकबर का सेनापति मान सिंह दोस्तों उड़ीसा का एक अभियान करता है तो उसमें मदद करता है दोस्तों। उड़ीसा के अभियान में ये मधुकरण शाह ने किसका मदद किया था? मान सिंह का, है ना। ध्यान, मान सिंह अकबर का सेनापति है दोस्तों। उड़ीसा के जो शासक था जिसका नाम था कुतुल खां, तो उसी को जीतने जब गए तब इस नागवंशी शासक को भी साथ ले गए थे। ध्यान में रखेंगे। ऐसे मान सिंह के बारे में याद रखेंगे। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था। 1589 ईस्वी में इसको बिहार झारखंड क्षेत्र का है सो सूबेदार बनाया गया। अब यही मान सिंह है सो झारखंड क्षेत्र में, मान सिंह से झारखंड क्षेत्र में कुछ कुछ गतिविधियां जुड़ी हुई है दोस्तों। ध्यान में रखेंगे। तब वही सूबेदार बन गया। अब मुगल बादशाह खुद आएगा नहीं देखने, तो किससे कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन बनेंगे? मान सिंह से बनेंगे। अब मान सिंह से 2-4 फैक्ट और सुन लीजिए दोस्तों। सबसे पहले मान सिंह तो अब तो इस क्षेत्र का सूबेदार बन गया। 1590 ईस्वी में दोस्तों, 1590 ईस्वी में चेरो राजा भागवत राय को हराया दोस्तों। किसको हराया? भागवत राय को हराया और मुगलों के अधीन किया। ध्यान में रखेंगे, किसको अधीन किया? किसके अधीन? तो मुगलों के अधीन किया। लेकिन इसको राजा पद से हटाता नहीं है, इसको राजा बना ही रहने देता है दोस्तों। ध्यान में रखेंगे, किस राजा को हराया था ये मान सिंह? तो भागवत राय को। तो तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर के समय कौन थे? ये चेरो राजा तो भागवत राय थे। और मान सिंह जब बंगाल क्षेत्र को जीता दोस्तों, तो बंगाल की जो राजधानी बनाया और राजमहल बनाया। ये भी बात ध्यान में रखेंगे, है ना। मान सिंह ने जब बंगाल क्षेत्र को जीता, उस क्षेत्र का जो राजधानी बना वो हमारे झारखंड में बना। झारखंड का कौन सा क्षेत्र? तो राजमहल, जो साहेबगंज में है दोस्तों, है ना। ये सब इन्फॉर्मेशन आप बड़े ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताए हूँ दोस्तों अकबर से। ध्यान में रखें, अकबर एक बड़ा, इससे मतलब भारत के इतिहास में बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे, उसकी चर्चाएं हम लोग आगे भारत के इतिहास में करेंगे दोस्तों। तो ये सब मान सिंह से कौन कौन सा फैक्ट बताया हूँ, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब अकबर का बेटा दोस्तों कौन बनता है? जहांगीर। देखिए, जहांगीर को चित्रकला के लिए जाना गया है। चित्रकला का बड़ा ही पारखी व्यक्ति था।
अकबर का पुत्र है जहांगीर। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसमें मैं लिखा हूँ एक फैक्ट कि क्षेत्रीय राजवंशों को अधीन रखा। इसने भी क्षेत्रीय राजवंशों को क्या रखा दोस्तों, अधीन। ये सब जो जहांगीर के शासनकाल की चर्चाएं दोस्तों इसकी आत्मकथा में मिलती है, जिसका नाम है तुजुक जहांगीरी। तुजुक जहांगीरी तुर्की भाषा में लिखी हुई आत्मकथा, खुद से लिखा जाता है, तो इसको जहांगीर नहीं लिखा है। ऐसे इसका लिखते लिखते इसका निधन हो जाता है, तो इसको पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। इस तुजुक जहांगीरी में झारखंड को क्या कहा गया है दोस्तों, तो खोखरा कहा गया है। ध्यान में रखेंगे, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि तुजुक जहांगीरी में झारखंड का क्या नाम है दोस्तों, तो खोखरा है। और इस किताब में क्या क्या चर्चाएं हैं, तो सबसे पहले चर्चा है दोस्तों कि शंख नदी जो है उसमें हीरा मिलता था। ध्यान में रखेंगे, शंख नदी में क्या मिलता था दोस्तों, हीरा मिलता था। और देखिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम जहांगीर से जाने, तो एक दुर्जन शाह से जुड़ा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले नागवंशी शासक दुर्जन शाह थे इसके समकालीन, जिसने इसकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। जब ये अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता है दोस्तों, तो ये जहांगीर इब्राहिम खां को भेजता है, इब्राहिम खां को, और इसको कैद करवाता है। लगभग 11 वर्षों तक कैद रखता है दोस्तों। कितने वर्षों तक कैद रखा, 11 वर्षों तक। अन्य किताबों में अलग अलग भी फैक्ट हैं, ध्यान में रखेंगे। और बाद में पता चलता है कि हीरा का बहुत बड़ा पारखी है, तो तब इसको रिहा करता है और इसको एक शाह की उपाधि भी देता है, लेकिन 6,000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना इसे स्वीकार करवाता है। तो ये आप दुर्जन शाह से जुड़े हुए फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों कि इसको कैद करने का एक फैक्ट आता है ना। और क्या, तो दुर्जन शाह से एक दो फैक्ट और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि दुर्जन शाह ने नौरतनगढ़ का किला बनाया है दोस्तों, है ना। दुर्जन शाह कौन सा किले का निर्माण करवाया दोस्तों, तो नागवंशी राजा दुर्जन शाह ने नौरतनगढ़ का किला बनवाया है। यह है आपका गुमला में दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। कहाँ है, गुमला में, जो कंगूरा शैली में बना है। कंगूरा शैली किस शैली में बना है, कंगूरा शैली में, ध्यान में रखेंगे। कहाँ है ये, तो नौरतनगढ़ का किला गुमला में है। और साथ ही साथ इसने इस क्षेत्र का अपने साम्राज्य की राजधानी दोइशा बनाया था दोस्तों। कहाँ राजधानी बनाया, तो दोइशा। तो ये फैक्ट याद रखेंगे। और जहांगीर के समय चेरो शासकों का भी साम्राज्य था दोस्तों, उससे भी एक दो फैक्ट ध्यान में रखेंगे। इस समय है सो जहांगीर ने बिहार का सूबेदार जो बनाया दोस्तों, वो बनाया अफजल खां को बनाया दोस्तों। किसको बनाया, अफजल खां को। ये अबुल फजल का पुत्र था दोस्तों। अबुल फजल अकबर के दरबार में थे, जो नौरत्नों में से एक थे दोस्तों। इसी का पुत्र जिसका नाम है अफजल खां, उसको बिहार का सूबेदार बनाया। तो निश्चित रूप से बिहार, झारखंड है सो बिहार का ही एक पार्ट था, तो इस क्षेत्र में इसका भी आक्रमण होगा दोस्तों, है ना। और इस समय जो चेरो राजा थे वो अनंत राय थे दोस्तों। कौन थे इस समय चेरो राजा, तो अनंत राय थे। और जहांगीर के काल में दोस्तों केवल यही क्षेत्र नहीं, विष्णुपुर, पंचेत में भी आक्रमण होता है। साथ ही साथ जहांगीर का जो पुत्र था जिसका नाम था शाहजहां, बोले तो खुर्रम, प्रारंभ में तो खुर्रम ही नाम था, ये भी राजमहल का दौरा करता है। तो जहांगीर के शासनकाल में चेरो राजा से मैंने फैक्ट बताया। और कहाँ कहाँ अटैक होता है दोस्तों, तो विष्णुपुर राज्य में होता है, पंचेत राज्य में होता है। और साथ ही साथ जहांगीर का पुत्र खुर्रम या शाहजहां झारखंड के किस क्षेत्र का दौरा करता है, किस क्षेत्र में इसका आगमन होता है, तो राजमहल में आगमन होता है दोस्तों। इससे जुड़े हुए और कुछ फैक्ट हैं जिसको मैं PDF वगैरह उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों को, तो उसमें मिल जाएगा। छोटे छोटे बहुत सारे फैक्ट हैं, है ना, तो उन सबको भी दें। तो चलिए, जितना सारा मैं इन्फॉर्मेशन जहांगीर से बताया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब शाहजहां से देखिए 2-4 फैक्ट। तो शाहजहां काल में मैं लिखा हूँ पलामू चेरो राज्य पर आक्रमण होता है ना। पलामू के जो चेरो शासक थे, चेरो राज्य था हमारा, उसमें किसके शासनकाल में अटैक होता है, तो शाहजहां के शासनकाल में। इससे देखिए, इस समय जो राजा थे, पलामू के जो राजा थे, उनका नाम था तेज राय दोस्तों, है ना। तेज राय शाहजहां का जो सेनापति था जिसका नाम था शाहिस्ता खां, इसका अटैक होता है ना। ये फैक्ट याद रखेंगे। कहाँ अटैक होता है, पलामू में अटैक होता है, आक्रमण होता है। कौन किया आक्रमण, शाहिस्ता खां कौन था, तो ये शाहजहां का क्या था दोस्तों, सेनापति। और साथ ही साथ दोस्तों एक और फैक्ट है, शाहजहां के 4 पुत्र थे दोस्तों, है ना, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। इसमें जो शाह शुजा था दोस्तों,
वो बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बंगाल और उड़ीसा का गवर्नर था। और जब इसने राजधानी बनाई दोस्तों, है ना, तब इसने राजमहल को राजधानी, अपने पूरे साम्राज्य का जो राजधानी बनाया, कहाँ बनाया? राजमहल। तो मतलब झारखंड क्षेत्र में शाह शुजा की राजधानी थी। और शाह शुजा किसका पुत्र था दोस्तों? तो शाह शुजा शाहजहाँ का पुत्र था, है ना। एक फैक्ट को याद रखेंगे। और इसी शाहजहाँ के काल में दोस्तों पलामू में एक किला है, पुराना किला। पलामू में 2 किले हैं, पुराना किला और नया किला, है ना। तो पुराना किले का निर्माण इसी शाहजहाँ के काल में पलामू के राजा जो थे, चेरो राजा प्रताप राय ने करवाया दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कि पलामू का पुराना किला का निर्माण किसके शासनकाल में? तो शाहजहाँ के शासनकाल में। और कौन इसको निर्माण करवाया? तो प्रताप राय। इतने सारे फैक्ट आप किससे याद रखेंगे दोस्तों? शाहजहाँ से। चलिए, तो शाहजहाँ का जब निधन होता है तब उसका पुत्र ऐसे निधन के पूर्व ही 1658 में ही बन जाता है औरंगजेब, भारत का मुगल बादशाह। इससे क्या क्या फैक्ट बनेंगे हमारे? तो देखिए इससे क्या बनेंगे, तो इसमें पलामू के चेरो राज्य पर ये भी अटैक करेगा और पुराना व नया किला दोनों को जीतता है दोस्तों। तो अभी मैंने एक फैक्ट बताया, पुराना किला को कौन बनाया था दोस्तों? तो पुराना किला को मैंने बताया आपको कि प्रताप राय शाहजहाँ के काल में बना। और नया किला का जो निर्माण हुआ दोस्तों, इसी औरंगजेब के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ध्यान में रखेंगे, है ना। नए किले का निर्माण इसी के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। नया किला में देखिए दोस्तों एक दरवाज़ा है जिसको नागपुर दरवाज़ा कहते हैं। ये 40 फीट ऊंचा है और 15 फीट चौड़ा है। नागपुरी दरवाज़ा के नाम से इसी नए किले को कहते हैं। औरंगा नदी के तट पर इस किले का निर्माण किया गया है दोस्तों। और क्या क्या फैक्ट बनेगा दोस्तों? तो इसके समकालीन देखिए नागवंशी राजा कौन थे? तो रघुनाथ शाह था दोस्तों। औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा कौन थे? रघुनाथ शाह। और कौन थे? राम शाह। राम शाह से ऐसे औरंगजेब के मधुर संबंध थे दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, है ना। कैसे संबंध थे? मधुर संबंध थे। और साथ ही साथ दोस्तों इसी समय ध्यान में रखेंगे दाऊद खां जो था औरंगजेब का सेनापति था दोस्तों। दाऊद खां का अटैक होता है दोस्तों। और ये दाऊद खां है सो पलामू के जो शासक थे उस समय साहब राय, उसको हराता है दोस्तों। तो इतने सारे फैक्ट मैं बताया हूँ दोस्तों औरंगजेब से, याद रखेंगे, है ना। पूरे लगभग कुछ क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, एक आध 2 क्षेत्र जैसे धनबाद क्षेत्र, सिर्फ धनबादी क्षेत्र कहिए तो, बाकी पूरा का पूरा प्रभाव मुगलों के अधीन था ही। झारखंड हमारा मुगलों के अधीन नहीं था। एक ही क्षेत्र छूटा जिसका नाम क्या था दोस्तों? धनबाद। तो ये है औरंगजेब। औरंगजेब के निधन के बाद 1707 में औरंगजेब का निधन होता है। इसके निधन के बाद बहादुर शाह इसका पुत्र बनता है दोस्तों। और धीरे धीरे अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो इस को हम लोग तृतीय चरण के तौर पे जानते हैं 1707 से 1858 ईस्वी। इसमें देखिए मुगल काल का विघटन शुरू हो जाता है दोस्तों। मैंने लिख भी दिया है कि औरंगजेब के निधन के बाद केंद्रीकृत सत्ता का अभाव होता है। पुनः क्षेत्रीय, जैसे मुगल हमारे झारखंड में हावी हो गए थे, लेकिन जब कोई केंद्रीकृत सत्ता ही नहीं रहेगी तो पुनः क्षेत्रीय राजवंशों की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन दुर्भाग्य से इसी समय ब्रिटिश प्रभुत्व हमारे झारखंड पूरे भारत में व्यवस्थित हो रहा था, अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। तो ब्रिटिश प्रभुत्व धीरे धीरे झारखंड में भी स्थापित हो जाता है दोस्तों, जिस कारण हमारे जनजातियों के द्वारा बहुत सारे विद्रोह वगैरह भी हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग झारखंड के आधुनिक भारत पढ़ेंगे, उसमें सारी कहानियों को हम लोग, मतलब ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हो गया तो उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब आधुनिक झारखंड में पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आप लोगों का एक व्यवस्थित रूप से झारखंड का मध्यकालीन इतिहास, जिसमें मैंने 2 वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराया, एक आरंभिक मध्यकाल का और एक दिल्ली सल्तनत, और आज का मध्यकालीन भारत का लास्ट वीडियो था मुगल काल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग व्यवस्थित रूप से समझे होंगे, और कुछ फैक्ट मैं नहीं बताया हूं आपको, उसको PDF में मैं इंक्लूड कराकर आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू।